Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Abhay Shah, currently a first year MBBS student at VMMC and Safdarjung Hospital. तो आज मैं बात करूंगा कि मेरी नीट जर्नी के अंदर ऐसे लास्ट के महीने मैंने ऐसे कौन से रिसोर्सेज का यूज़ किया जिन्होंने मेरे मार्क्स इंप्रूवमेंट में काफ़ी हेल्प किया। ये वीडियो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होगी एज नीट का सिलेबस भी काफ़ी बड़ा है तो उसके लिए जो रिसोर्सेज है उसको समझाने में भी टाइम लगेगा। फर्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ राइट रिसोर्सेज इन द लास्ट मंथ। देखो, नीट के जो लास्ट 3-4 मंथ होते हैं वो बहुत ही डिसिसिव फेज होते हैं नीट की प्रिपरेशन के लिए या नीट की जर्नी के लिए। तो इसमें गलत रिसोर्सेज का यूज़ करना काफ़ी रॉन्ग इम्पैक्ट ला सकता है तुम्हारी नीट की जर्नी में। मुझे लगता है कि इस टाइम तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि तुम अपने सिलेबस का रिवीजन करो एंड जो चीज़ें तुम्हें अच्छे से आती है उन्हें परफेक्टली रिवाइज करो ताकि वो सारे टॉपिक्स तुम्हारे अच्छे से स्ट्रॉन्गर हो जाए एंड उसमें एक भी गलती ना हो तुम्हारे नीट एग्जाम में। मैं 710 स्कोर का क्रेडिट जाता है राइट रिसोर्सेज को एंड साथ ही साथ राइट स्ट्रेटेजी को जो मैंने लास्ट मंथ में फॉलो किए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स के रिसोर्सेज के बारे में। फिजिक्स जो कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नीट एस्पिरेंट के लिए काफ़ी चैलेंजिंग सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन मेरे लिए हमेशा फिजिक्स एक गेम की तरह रहा करती थी या पजल की तरह रहा करती थी जिसको मुझे सॉल्व करने में काफ़ी मज़ा आता था। मैं हमेशा कुछ पर्टिकुलर सिलेक्टिव रिसोर्सेज का यूज़ करता था एंड उसमें जो भी मिस्टेक्स फाइंड आउट होती थी मैं उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करता था, मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करता था, जिसकी वजह से मेरा फिजिक्स मेरे को बहुत ही ईजी लगने लगा था। तो चलो बात करते हैं उन्हीं रिसोर्सेज के बारे में। फर्स्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो, नीट के पैटर्न को अगर समझना है, उसे एनालाइज करना है तो सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो है तुम्हारे पीवाईक्यूज। जितने ज़्यादा तुम पीआईक्यूज प्रैक्टिस करोगे तुम्हें समझ आने लगेगा कि नीट किस पैटर्न पे चलता है एंड वो किस टाइप से कहाँ से सवाल उठा सकता है। ठीक है, तो मैंने भी लगभग 15 to 17 ईयर्स के पीवाईक्यूज करे थे। मेरे को जितना टाइम मिला था मैंने उतने पीवाईक्यूज करे थे अपने टाइम पे। उन हर एक पीवाईक्यूज में जितनी भी गलतियां हैं उन सबको मैंने एनालाइज किया, उनको इंप्रूव किया। मेरी वीडियो से बहुत से कमेंट है कि कौन सी पीवाईक्यू की बुक लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए, तो इसलिए मैंने बहुत सारी पीवाईक्यू बुक्स का एनालिसिस किया एंड मुझे जो समझ आया कि जो पीडब्ल्यू की तरफ से 12 ईयर नीट पीवाईक्यूज की बुक आती है वो काफ़ी अच्छे फीचर्स देती है एट अफोर्डेबल प्राइस। और कई हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट कहते हैं कि भैया आप तो हमारे लिए कुछ बताते ही नहीं हो, तो मैं ये जो नीट 12 ईयर पीवाई की बुक है पीडब्ल्यू की, वो हिंदी एडिशन के अंदर भी आती है। तो इससे तुम्हारा जो नीट हिंदी वाले स्टूडेंट है उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये बुक और वो अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। ये बुक काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ आती है, जैसे कि पिछले 12 ईयर्स के जो पीवाईक्यूज है वो अच्छे से टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज अच्छे से डिवाइडेड रहते हैं। तो इससे क्या फायदा रहता है ना कि जैसे मान लो तुम्हारा कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक वीक है तो तुम सिंपल उस पर्टिकुलर टॉपिक के पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करके उस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से नीट ओरिएंटेड इंप्रूव कर पाओगे। इस बुक में इवन क्लास वाइज कंपैरिजन भी है, लाइक 11th से कितना पोर्शन आया था नीट 2023 में या नीट 2024 में, 12th से कितना आया था, हर एक चैप्टर का वेटेज भी है कि इस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इससे तुम्हें एनालाइज होता है कि हाँ कौन सी चीज़ें तुम्हारी नीट 2025 के अंदर आ सकती है। और यहाँ हर एक क्वेश्चन 100% वेरीफाइड है और अच्छे से जो डिटेल्ड सोल्यूशन दिया गया है वो भी 100% वेरीफाइड एक एक्सपर्ट फैकल्टीज के थ्रू बनाया गया है। तो मैं तो आप सभी को यही बुक सजेस्ट करूंगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम बचता है तो तुम 37 ईयर वाली बुक भी फॉलो कर सकते हो, जो 37 ईयर की पीवाईक्यूज वाली बुक होती है पीडब्ल्यू की, एंड वो भी सिमिलर फीचर्स प्रोवाइड करती है, बस नंबर ऑफ ईयर्स के क्वेश्चन पेपर ज़्यादा है उसके अंदर। ये बुक आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट हर जगह मिल जाएगी और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। एंड अगर तुम पीडब्ल्यू स्टोर से बाय करते हो तो मेरा कूपन कोड ABS710 यूज़ करना, तो तुम्हें इंस्टेंट कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट, एरर बुक। देखो, जितनी भी गलती मैंने अपनी नीट प्रिपरेशन में जितने भी टेस्ट में किए थे मैंने उन सभी मिस्टेक्स को या तो अपनी कॉपी की जो हेडिंग वाला जो ऊपर वाला स्पेस होता है उसमें लिखा था, या तो एक अलग से एक एक्स्ट्रा कॉपी बनाई थी उसके अंदर सारी मिस्टेक्स को मैंने लिखा था। ऐसा इसलिए किया था कि मेरे को जब भी मेरा उसी सेम चैप्टर का टेस्ट होता था फिर से या उसी सेम चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते थे तो मैं हमेशा कोशिश करता था कि जितनी भी मैंने मिस्टेक्स पहले की थी उन सबको मैं एक बार देख लूँ, उन सबको मैं एनालाइज कर लूँ कि वो मिस्टेक फिर से रिपीट ना हो। देखो, अगर तुम्हारी सिमिलर मिस्टेक्स बार बार हर एग्जाम में रिपीट हो रही है तो तुम्हारे लिए बेस्ट तरीका है कि तुम एक एरर बुक बनाओ एंड हमेशा जो मिस्टेक्स रिपीट हो रही है उनको लिखो ताकि तुम्हें वो चीज़ें याद रहे। थर्ड पार्ट, मॉक टेस्ट। हर संडे मॉक टेस्ट देने की कोशिश करो एंड जितनी भी मिस्टेक्स होती है उन सबको एनालिसिस करो। एंड अगर तुम्हें जानना है कि कौन सी मॉक टेस्ट या कौन सी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज जो है वो बेस्ट रहेगी तो तुम मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो जहाँ मैंने तीनों आकाश, एलन एंड पीडब्ल्यू का कंपैरिजन किया था एंड कौन सी बेस्ट है वो बताया था। नेक्स्ट, नोट्स मार्क्ड क्वेश्चंस। अब इसका मतलब ये है कि जैसे तुम नोट्स क्वेश्चन की जब भी प्रैक्टिस करते हो तो तुम कोशिश करो कि जितने भी क्वेश्चन तुमसे गलत हो रहे हैं या जितने भी हार्ड क्वेश्चन लग रहे हैं, जितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लग रहे हैं, उन सबको तुम मार्क कर लो, क्योंकि जैसे ही उन चैप्टर का तुम्हारा टेस्ट आएगा या कोई भी टेस्ट आने वाला होगा उसी चैप्टर से रिलेटेड, तो तुम सारा का सारा क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर नहीं पाओगे, तो एटलीस्ट जो हार्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उन सबका एक बार रिवीजन तो कर पाओगे। एंड एक प्रो टिप ये है कि जो भी क्वेश्चन मेरे गलत होते थे मैं कोशिश करता था कि अगर सिमिलर कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो मैं उस सेम कॉन्सेप्ट को ना अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेता था। इससे क्या होता है, जब मैं शॉर्ट नोट रिवाइज करूँ, क्योंकि मोस्टली मैं कोशिश करता था कि फिजिक्स में शॉर्ट नोट से फटाफट रिवीजन कर लूँ, तो उसके अंदर जितनी भी मेरी जो मेजर मिस्टेक होती है ना कि हाँ एक ही कॉन्सेप्ट बार बार गलत हो रहा है मेरे को समझ नहीं आया, मैं उसको हमेशा नोट कर लेता था शॉर्ट नोट्स के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं केमिस्ट्री रिसोर्स के बारे में।
अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री नीट का सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी माना जाता है कुछ चीज़ों में, लाइक इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक की वजह से। एंड केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऑफ कोर्स तुम सबको पता ही होगा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। तो चलो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिवीजन के लिए मैंने रिएक्शन शीट्स का यूज़ किया था। मैंने क्या करा था कि एक तरफ मैंने रिएक्टेंट और रिएजेंट लिख लिया था, प्रोडक्ट के लिए ब्लैंक छोड़ देता था, ठीक है। तो जब भी मेरे को रिवीजन करना होता था, मैं क्या करता था, एक्टिव रिकॉल मेथड का यूज़ करता था। सिंपल वो पेपर उठाया एंड उसमें खुद से प्रोडक्ट फिल करना शुरू किया, और जहां भी मेरे से प्रोडक्ट याद नहीं आ रहे, जहां भी गलत हो रहा है, मैं उसको हमेशा नोट से रिवीजन कर लेता था फिर से। एंड प्रैक्टिस की बात कहूँ तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नोट्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, एनसीईआरटी की प्रैक्टिस की थी, एंड साथ ही साथ पीवाईक्यूज अच्छे से लगाए थे। नेक्स्ट इज फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मेरी अप्रोच हमेशा फिजिक्स जैसी ही रहती थी। उसमें भी मैंने सेम किया था कि नोट्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे, एंड मैंने पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करे थे, एंड एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करे थे, बिकॉज इंटेक्स क्वेश्चन वगैरह जो थोड़े ईजियर लेवल, नीट लेवल तक के थे वो आते हैं, ऑफकोर्स पूछे जाते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी को रट लो, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर का 90% हिस्सा जो होता है वो हमेशा एनसीईआरटी से आता है। मैंने एनसीईआरटी को अच्छे से रीड किया था, एंड जो भी रेलिवेंट लाइंस होते थे, जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस मुझे लगते थे, उसको मैंने अच्छे से हाईलाइट करके रखा हो। देखो ये तुम्हें इंपॉर्टेंट लाइन कैसे पता लगेंगे, तुम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना चैप्टर पढ़ने के बाद, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि हम इन इन चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब तुम एनसीईआरटी रीड करने बैठोगे तो तुम वो लाइन को आइडेंटिफाई कर पाओगे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, बिकॉज उसमें शॉर्ट नोट्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो तुम ऐसे नोट्स बनाओ कि तुम उससे अच्छे से रिवाइज कर पाओ जल्दी से। तो मैं हमेशा क्या था, इनऑर्गेनिक को हमेशा लॉन्ग नोट से रिवाइज करता था, बिकॉज शॉर्ट नोट्स में कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है उसकी। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो यही कहूंगा कि मैं जो एनसीईआरटी में जितने भी फ्लो चार्ट्स या डायग्राम दे रखी है, डायग्रामेटिक रिएक्शन दे रखी है, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। कभी कभी वही चीजें उठा के पूछ लेते हैं कि बताओ ये कौन सा कंपाउंड है, ये रिएक्शन में यहाँ पे क्या होगा, तो वो सारी चीजें भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, वाई फोकस रिसोर्सेज मैटर्स। देखो मैं तो यही कहूंगा कि लास्ट मंथ में ना तुम क्या कहते हैं, कोई भी रिसोर्सेज को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। जो भी रिसोर्सेज तुम पहले से कर रहे हो या कर चुके हो, उन्हीं से स्टिक रहो, एंड उन्हीं को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। उनमें जो भी मिस्टेक बार बार हुई थी उन सबको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, तुम्हारी प्रिपरेशन में जो क्वांटिटी है वो कम रहेगी, लेकिन क्वालिटी ज्यादा रहेगी, यानी तुम बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। तो ये थी मेरी फिजिक्स और केमिस्ट्री की रिसोर्सेज की जर्नी, जो मैंने लास्ट मंथ में फॉलो की थी। लेकिन अभी भी कहानी कंप्लीट नहीं हुई है। बायोलॉजी की कोई रिसोर्सेज का बचा हुआ, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में बायोलॉजी के रिसोर्सेज के बारे में डिस्कशन करूंगा, एंड साथ ही साथ जो मॉक टेस्ट के लिए मैंने स्ट्रेटेजीज फॉलो की थी लास्ट मंथ में, वो भी बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको भी लास्ट मंथ के रिसोर्सेज में कंफ्यूजन हो रही है। एंड अगर कोई भी डाउट रहता है तो तुम मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं एक मेजर गिव अवे भी करने वाला हूं, तो तुम उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि तुम्हें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाए। एंड मिलते हैं जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।